प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा ग्रेविटेशन का आखिरी पार्ट नंबर 5। इसके अंदर क्या क्या आएगा? थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोंसी। स्टार्ट कर देते हैं। ये लास्ट पार्ट है। मैं प्रॉमिस किया था कि ग्रेविटेशन का चैप्टर का लास्ट पार्ट, आई मीन 5th पार्ट में ग्रेविटेशन में कंप्लीट कर दूंगा और ज्यादा खींचूंगा नहीं। तो आज ये कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मैं हूं कहाँ? पहुंच गया हूं। लो लो कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। पार्ट 5। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर ये वाला पोर्शन से, ये जो थर्स्ट, प्रेशर, कमिटीज प्रिंसिपल, बायोम्स, ये जगह से अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या आप लोग करोगे नहीं? भाई देखो, कोविड के कारण छाट दिया गया है सिलेबस से इस वाले पोर्शन को, लेकिन मेरा सजेशन है ये मान लो, एक बार स्टोरी की तरह देख लो। 11 में बहुत अच्छा काम पे आ जाएगा। चाहे आप 11 में अगर जो साइंस लेना चाहते हो और चाहती हो, ये चैप्टर आपको बहुत ही काम पे आएगा, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी क्लास 11 में जाके। चलो स्टार्ट करते हैं। सुन लो बस, एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं। थ्रस्ट एंड प्रेशर से मैं शुरू करता हूँ। एंड प्रेशर। अब थ्रस्ट क्या है? सबसे पहले मैं थ्रस्ट के बारे में बोल देता हूँ। थ्रस्ट क्या है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इनका सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, यही थ्रस्ट है। तो आप बताओगे सर नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स एक्चुअली क्लास 11 में जाके आपको पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब डास्टर, इस डास्टर का एक मास होता है, और वो मास सेंटर ऑफ मास, मतलब टोटल मास एक पॉइंट में कंजर्व होता है। और नेट फोर्स उस जिस पॉइंट में मास कंजर्व है, उस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है, दिस इज द नेट फोर्स। इसलिए टर्म आया कि परपेंडिकुलरली नेट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। मैं लिख देता हूं, द फोर्स which acts perpendicularly on the object this net force is called thrust। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो डास्टर था, फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ परपेंडिकुलरली, ये मान लो पॉइंट है जो मास, मैंने जो बोला सेंटर ऑफ मास। ये कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा क्लास 11 में जाके। अभी सिर्फ इतना जान लो, नेट फोर्स एक्ट हो रहा है परपेंडिकुलरली, दिस इज कॉल्ड थ्रस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेशर पे। प्रेशर क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। इज कॉल्ड प्रेशर। तो क्या होगा? फोर्स, थ्रस्ट तो एक टाइप से फोर्स है। प्रेशर को अगर आप पी से डिनोट कर दोगे तो एफ बाई एरिया ए। अब एफ क्या था मेरे? न्यूटन। अब मैं एसआई यूनिट क्यों निकाल रहा हूँ? एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स का क्या था? न्यूटन। एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या एसआई यूनिट में क्या मिल जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बेलाइस पास्कल, ग्रेट साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, ये प्रेशर को डिफाइन किए थे। इसलिए ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो एसआई यूनिट में आता है, वो एसआई यूनिट में हम लोग पास्कल लिखते हैं, पी ए। मान लो 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर, तो आपको 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। इसको आप लिखोगे 5 पी ए।
बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही जान लो। अब आ जाती प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल में, मैं इस फॉर्मूला के थ्रू समझा दूंगा क्या हो रहा है। कौन सी फॉर्मूला? P इज इक्वल टू एफ बाई ए। जस्ट इस फॉर्मूला से मैं क्या क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एलिफेंट हाथी और ह्यूमन। नंबर टू, कैमल ह्यूमन, इसी में आ जाएगा। नाइफ, जो एज होता है शार्प होता है, क्यू होता है, बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट से। नंबर थ्री, आर्मी, टैंक। ए, चेन से बंधी हुई रहती है, क्यों? दिख रहा है? हाँ। एलिफेंट का जो पैर होता है वो बहुत चौड़ी होती है, नाइफ का जो एज होते हैं बहुत शार्प, ह्यूमन का जो पैर होते हैं बहुत छोटा सा होते हैं, कैमल का भी वही है, हाथी जैसे बड़े बड़ा पैर, फिट, एक्चुअली फिट का बात कर रहा हूं मैं। आर्मी टैंक में क्या होता है, चेन से चौड़ी करके बांधी हुई रहती है, मतलब जब टैंक चलते हैं, सब देखे ही होंगे। कहाँ पे देखे हो? अदर मूवी में, नहीं तो कहीं पे प्रैक्टिकली कोई जगह पे जाके देख सकते हो। 15 अगस्त। तो क्यों क्यों होता है? अब इस फॉर्मूला से सबसे पहले देखो, हाथी का जो फिट है वो चौड़ी क्यों है? वैसे ही, मतलब बिना मतलब से हाथी का पैर बड़ा हो गया भाई। जब उनका जो सरफेस है, मतलब शरीर है, वो इतना बड़ा शरीर है कि उसका जो बैलेंस बिगड़ ना जाए, इसलिए नेचर ने उनका पैर जो है वो मोटा बना के ही भेजा है। ह्यूमन बीइंग का उतना चौड़ा शरीर नहीं है, ना कि हम बहुत ज्यादा चौड़ा है, ना कि हमारी एरिया बहुत ज्यादा है। तो आप बताओगे सर रिलेशन क्या है? रिलेशन है भाई। देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। अब एरिया जितना ज्यादा होगा, प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होंगे। अगर आपका एरिया मान लो बहुत कम है, जैसे ह्यूमन बीइंग, एरिया क्या है फिट का, बहुत कम एरिया है। अब एरिया जैसे ही कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फोर्स तो एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर मैं हूं और मेरा पैर का फिट का एरिया जो है ये कम है, और मेरा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मेरा बॉडी वेट के कारण, क्या है, फिजिकल टू व्हाट, एम जी। ये कौन सा है फोर्स? बॉडी वेट है। बॉडी बॉडी वेट। अब इस बॉडी वेट, सैंड क्या, चले जाओ, अब डेजर्ट में सैंड में चले जाओ, सैंड में क्या होगा, आप बहुत इजीली नहीं चल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो ये एरिया फिट का, ये एरिया बहुत छोटा है। अब छोटा होने के कारण प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर एरिया इंक्रीज हो जाता, मतलब एरिया अगर बड़ा होता तो प्रेशर कम हो जाता। देखो इनवर्सली है रिलेशन। अगर मैं ऐसे दिखाऊं, P इज इनवर्सली 1/A, मतलब एरिया, क्योंकि फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है, आपका बॉडी का जो वेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बट बट एरिया जो है, वो एरिया जैसे जैसे जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आप सैंड के अंदर घिस जाओगे, आई मीन उसके अंदर दब जाओगे। अब चलने में आपको मुश्किल होगा, जैसे जैसे कदम रखोगे वो पैर आपको दबी हुई नजर आएगी, मतलब लगेगा कि दब रहा है भाई सैंड के अंदर। अब क्या है, हाथी, ये हाथी का जो बॉडी का वेट है, वो अगर हमारे जैसा पैर होता तो हाथी क्या होते, वो जो बॉडी वेट है उससे वो एकदम सैंड, मड, कुछ भी आ जाए वो अंदर घुस जाते। तो नेचर ने उसको सारी जगह पे दौड़ने भागने, जंगल में अगर पागल हो गया तो उसको लड़ाई करने में, हर एक चीज के साथ उनको जब पावर देते हैं, चाहे गॉड, भगवान, चाहे कोई भी हो, तब उनको
पैर जो है वो चौड़ी करके भेजे हैं कि उनका जो बॉडी वेट है वो उस हिसाब से बैलेंस भी हो जाए कि मार्ड के अंदर अगर जो मिट्टी कीचड़ होता है, अगर हाथी का पैर दब गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल अंदर नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा घुसेंगे लेकिन फोर्स से वो निकल सकता है। लेकिन अगर हम लोग घुस गए तो हमारे पैर एकदम डायरेक्टली सीधा नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम है, एरिया कम होने के कारण अंदर घुस जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सैंड के ऊपर आप देखना पैर दबते हैं, मतलब गड्ढा हो जाता है, लेकिन अब सैंड के ऊपर सो जाओ, क्या होगा? दबेगा आपका बॉडी? नहीं दबेगा। क्यों? अपने एरिया को बड़ा कर लिया, सो गए उसके ऊपर, तो एरिया बड़ा हो गया। जैसे एरिया बड़ा होगा प्रेशर कम हो जाएगा। आपका मैं क्या बताया था, नेट फोर्स, ठीक से समझो, ये हार्डकोर फिजिक्स है, इससे बहुत टाइप के न्यूमेरिकल, बहुत टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा खींच रहा है, लेकिन ठीक से समझो। देखो मैंने क्या बताया था, फोर्स पर यूनिट एरिया, नेट फोर्स, ये है मास, ये मैंने सेंटर ऑफ मास बताया था, सेंटर ऑफ मास। जो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि जिस पॉइंट में मास कंजर्व होता है। अब मैंने इधर सैंड है और मैंने सो गया हूं, तो मेरा नेट फोर्स क्या होगा, मेरा बॉडी के कोई एक पॉइंट से वो पास करेंगे। मान लो यहां से मेरा नेट फोर्स पास हो रहा है इस पॉइंट से, जो मैंने थंब से डिनोट कर रहा हूं। अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो मैं इस सैंड के ऊपर सोया हुआ हूं और नेट फोर्स एक्ट हो रहा है, बट जो एरिया है मैंने इंक्रीज कर दिया, मैंने खड़ा नहीं हूं। खड़ा होगा तो फिट के हिसाब से फिट का एरिया बहुत कम है, लेकिन इस केस में मैंने एरिया को इंक्रीज किया हूं, और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है फिट के टाइम पे भी जितना फोर्स था, इफ ये फिट के टाइम पे जितना अप्लाई हो रहा था, और ये मैंने सोने के टाइम पे भी सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैंने एरिया को बड़ा करके उस फोर्स को ऐसे बैलेंस किया हूं कि मैं सैंड के अंदर नहीं दब रहा हूं। बस इतना ही। कैमल का भी वही है, पैर बड़ा होता है, एरिया जब बड़ा हो जाता है, उनका बॉडी वेट, और वेट मतलब क्या है, अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। जो जितना मास है एम इंटू जी, जिस फोर्स से अट्रैक्ट होता है वही तो वेट है, तो बॉडी वेट वो एरिया बड़ा होने के कारण बैलेंस हो जाते हैं। क्लाइंब बाद में आता हूँ। आर्मी टैंक विंग क्या होता है, चेन से बांधी हुई रहती, एरिया बड़ा हो जाता है, इसलिए आर्मी का टैंक सैंड में चलते, मड में चलते, कोई भी जगह। अगर युद्ध करने गए आर्मी और जाके टैंक कोई जगह गड्ढे में गिर जाए तो क्या होगा, कौन खरीदेगा उस चीज को, और क्यों यूज करेंगे आर्मी उनको? इसलिए वो साइंटिफिकली उस जो विल टाइप का दिखता है आपको, उतनी चौड़ी चेन से बांधी हुई उस टाइप के होते हैं, जो आराम से मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर, कुछ भी चीजों के अंदर वो चलते रहेगी। सैंड के अंदर जहां पे भी लड़ना है बस पहुंच जाएंगे। नाइफ, तरबूजा, तरबूजा को आप इस मार्कर पेन से काटने की कोशिश करो, क्या होगा, कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? एज शार्प नहीं है। अब जब आप नाइफ यूज करोगे, नाइफ का एज क्या है, शार्प एज है, शार्प एज होने के कारण क्या होगा, एरिया देखो, एरिया कम हो जाएगा। अब P इज इक्वल टू एफ बाई ए, अब एरिया को आपने शार्प कर दिया, मतलब कम कर दिया। एरिया जैसे ही कम होगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर इंक्रीज होने से आपका तरबूजा कट जाएगी। दूसरा केस ले लेते हैं एग्जाम्पल, नाइफ की जगह पे कुछ और, पिन, नेल्स। नेल्स का जो होता है क्या होता है, नेल्स का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो बहुत शार्प होती है। क्यों? अब नेल्स ए मान लो नेल्स है, आप क्या करोगे, परपेंडिकुलरली एक फोर्स अप्लाई करोगे। वो जो क्या, नोटिस बोर्ड,
स्कूल में होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी हर एक जगह होता है। नोटिस बोर्ड देने के टाइम पे एक नेल्स को ऐसे करके दबाया जाता है। क्या करता है कोई भी बच्चा जाके यहाँ पे एक परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पे दब जाती है वो नेल्स। क्यों दब जाती है? क्योंकि परपेंडिकुलरली आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स इस एरिया इतना कम है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण वो घुस जाती है। अगर इतनी मोटी होती, मतलब इस मार्कर पेन जैसी मोटी होती, तो सिर्फ ऐसे हाथों से प्रेशर देकर आप उसको नहीं अंदर दे सकते। तो अंदर डालने के लिए ये बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए, इसलिए नेल्स का जो आगे वाला हिस्सा होता है उतनी शार्प होती है। एकदम क्लियर हो चुके हैं मेरे ख्याल से। यूनिट भी मैंने बता दिया, पास्कल। चलो नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर इन फ्लूइड्स। भाई फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या आता है? नंबर 1 लिक्विड आता है, नंबर 2 गैस आता है। क्या नंबर 3 इसमें सॉलिड भी आएगा? तब क्या बात करते हैं, सॉलिड कैसे आए? सॉलिड ईटा है, रख दो एक शीशा के ऊपर टूट जाएगा। क्या सरफेस से दे रहे हो? अपने जो सरफेस होता है सॉलिड का, ये डास्टर ठक से गिरा दो शीशा के ऊपर, अगर इस प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो शीशा टूट जाएगा। ये कहां से दे रहा है प्रेशर? सरफेस से। बट लिक्विड और गैस जहां पे रख रहे हो आप, ये मान लो वाटर रखी हुई है, अब क्या होगा, एक क्लोज चेम्बर में रखा हुआ है, मतलब बाकेट वाकेट कुछ, क्लोज चेम्बर नहीं, मतलब एक कोई कंटेनर में रखा हुआ है। अब आप कोशिश कर रहे हो इसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, तो क्या लग रहा है कि ये सॉलिड था तो दे रहा था प्रेशर, मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इनके टाइम पे होगा और इनके टाइम पे नहीं होगा। भैया ऐसा नहीं है, इनके टाइम पे भी थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, आई मीन प्रेशर, ये फ्लूइड भी अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? आप इसके अंदर डालो एक बोतल को, प्लास्टिक वाला बोतल ले लो और उसका मुंह को बहुत अच्छे से बांध, पहले एकदम तो टाइट कर दो, और उस बोतल को आप फोर्स अप्लाई करो और इस पानी के अंदर डुबोने की कोशिश करो। क्या होगा, वो थोड़ी सी तो डूब जाएगी, लेकिन अगर कंप्लीटली इमर्स्ड करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और जब फोर्स अप्लाई कर दोगे, वो जब कंप्लीटली इमर्स्ड हो चुका है, अचानक इस फोर्स को विथड्रॉ कर लो, क्या होगा, एक बोतल उड़ जाएगा ऊपर में। कौन सी फोर्स? इधर भी एक फोर्स, नीचे लिख देता हूं, ये भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस कारण के लिए बोतल ऊपर चला गया। मतलब आप फोर्स विथड्रॉ करते ही ये बोतल ऊपर में तैरना शुरू कर देंगे, मतलब फ्लोट करना शुरू कर देंगे। क्यों? ये जो फोर्स है बायंसी के कारण, ये बायंट फोर्स एक्ट हो जाएगा, इस बायंट फोर्स के कारण ये पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बायंसी। ये है बायंसी, ये फ्लूइड का नेचर है। हाँ, ये बाकेट है मेरा, वाटर है, वाटर है। अब आप कोशिश कर रहे हो एक बोतल को इमर्स करने का, फोर्स अप्लाई किया आपने, फोर्स के कारण बोतल इस पोजीशन पर आ गया। आप फोर्स विथड्रॉ किया, बोतल ऊपर चला गया, तो आप कह, आप इधर से डिसीजन ले लिया, हाँ बायंट फोर्स एक्ट हुआ, फोर्स है प्रेजेंट। आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, सर एक नेल को मैंने छोड़ दिया इधर, ये नेल है, नेल तो अंदर घुस गई और यहाँ आके पड़ी हुई है। बता दो आप कि अगर बायंट फोर्स एक्ट हो रहा है तो नेल क्यों नीचे आ गई है कि नहीं? लोहे का कोई भी चीज डाल दो, क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगी, यहाँ पर पड़ी रहेगी।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। अगर आप जो यहाँ पे लिक्विड यूज कर रहे हो उनका डेंसिटी और जो चीज को आप इसके अंदर डाल रहे हो उनका डेंसिटी में कुछ इधर उधर हुआ तो केसेस का रिजल्ट कुछ और आएगा। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक बोतल is greater than density of water, a less than density of water। इस कारण के लिए वो बाइंड फोर्स के कारण ऊपर आके फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे। और एक चीज कॉर्क ले लो, मतलब जो थर्मोकोल का कॉर्क होता है, कॉर्क भी फ्लोट करेंगे। क्यों? थर्मोकोल डेंसिटी ऑफ कॉर्क is less than density of water। इस कारण के लिए इस दो केस में में दिखाई दे रहे हैं फ्लोटिंग होगा, ये फ्लोट करेंगे। बट जब आप नेल्स लोगे, कोई भी लोहे का नेल कुछ भी ले लो, केस में लोहे का डेंसिटी, आई मीन डेंसिटी ऑफ नेल दिखाई नहीं देगा, बड़ा करके लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ नेल्स is greater than density of water। इस कारण के लिए वो डूब जाएंगे। क्लियर? अब मैं इससे दो चार एग्जाम्पल दे देता हूं। तो इससे आप मुझे पूछोगे सर आप जब कह रहे हो कि अच्छा जब डेंसिटी ज्यादा होगा तब वो डूब जाएंगे वाटर के अंदर, मतलब कंप्लीटली इमर्ज हो जाएंगे। तो स्टील का बनी हुई जितना जहाज वहाज ये सब देखता हूँ वो तो ऊपर पे तैरता रहता है। ये कैसे होता है कि नहीं? जो भी लोहे का बना हुआ जहाज वो कैसे पानी के ऊपर तैरते हुए जाते हैं? बताओ क्या जवाब दोगे? कॉर्क तो तैर रहा था, बहुत अच्छा था, कॉर्क फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन नेल्स मेरा डूब गया। और जब मैंने स्टील का एक टुकड़ा डाल देता हूँ वो भी पानी में डूब जाता है, लेकिन एक जहाज स्टील से बनी हुई है कि लोहे से बनी हुई है वो पानी के अंदर आराम से तैरते हुए जाते हैं। क्यों सर? जवाब दो। बिल्कुल भाई, क्योंकि आपने जो सरफेस है, जब जहाज आपने बनाया उस सरफेस को ऐसे बनाया कि वो ये जो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया था, इसके हिसाब से आपने बनाया। क्या बनाया कि ये जो एरिया था, क्या किया आपने? एरिया को बहुत ज्यादा कर दिया आपने। ये जो जब आपका जहाज देखोगे स्टील से बनी हुई चीज, एरिया, ये एरिया जहाँ पे वो तैरते हैं, जो सरफेस उसका नीचे होते हैं, बोट का जो सरफेस पानी के साथ होते हैं वो बहुत ज्यादा एरिया होता है। एरिया जो जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। आई मीन थर्स्ट पर यूनिट एरिया, आई मीन थर्स्ट जितना भी हो, ये जो इतना लोहे का चीज स्टील का चीज इसका थर्स्ट है, थर्स्ट है। अब मान लो थर्स्ट को एफ से डिनोट कर रहा हूं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन भी छोड़ो, 10⁻10 न्यूटन, इतना ज्यादा है। अब ये तो डूब जाना चाहिए, है कि नहीं? अगर डूब जाएगी, क्योंकि इसको इतना ज्यादा लोहा को आप पानी के अंदर फेंक दो पक्का डूब जाएगी, इतने लोहा के स्टील। लेकिन अगर इससे मैं बना लिया बोट, इससे मैं जहाज बना लिया, तो ये डूब नहीं डूबेगी। क्यों नहीं डूबेगी? क्यों इमर्ज नहीं होगा कंप्लीटली? क्योंकि मैंने जो प्रेशर है इस प्रेशर को बहुत कम कर दूंगा। कैसे? 10⁻10 न्यूटन फोर्स तो अप्लाई हो रहे, जो थ्रस्ट है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये मेरा बोट बनाया कि कुछ बनाया जहाज, तो इतना न्यूटन तो मेरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास ये है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैंने एरिया को इतना बड़ा कर दूंगा कि प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। मान लो एरिया मैंने 10⁻10
10 मीटर स्क्वायर बना दिया। अब क्या होगा, काट दो। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल। मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया, मतलब समझाने के लिए। इतना एरिया बनाना उतना इजी नहीं है। तो प्रेशर 1 पास्कल, तो आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। मेरा ये दिखाने का मतलब यही है, आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। एरिया जितना बड़ा करोगे प्रेशर उतना कम होता जाएगा। और आप ये जहाज बनाने से पहले ही प्रेशर को कैलकुलेट कर लोगे कि कौन सा प्रेशर में ये जहाज डूबना स्टार्ट होगा। मतलब थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कितनी, प्रेशर लिमिट कौन सी होनी चाहिए। मतलब प्रेशर अगर इस लिमिट से ज्यादा हो जाए तो डूब जाएगी। तब क्या करोगे, हमेशा एरिया इतना ज्यादा बना लोगे कि प्रेशर बहुत कम रहे, और किसी भी तरह प्रेशर बढ़ भी गया तो भी वो लिमिट तक ना पहुंचे जिसमें वो डूब जाए और पूरा जहाज एकदम इमर्स्ड हो जाए पानी में। तो ये आपके हाथ में है। तो आप एरिया को उस हिसाब से बनाते हो, जहाज में, बोट में, कोई भी जगह में कंट्रोल कर लेते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट क्या है मेरा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैंने जितना कॉन्सेप्ट पहले बता दिया। देखो आ जाओ, एक बकेट था, आपने पानी डाल के रखे थे, यही तक। अब मैंने एक पत्थर का टुकड़ा लिया, स्टोन, स्टोन, और इसके अंदर छोड़ दिया। स्टोन मेरा इस जगह पे आ गया। अब अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये जितना वाटर को डिस्प्लेस्ड करेंगे, मतलब स्टोन जब आपको इस वाटर के अंदर डालोगे, ये जितना वाटर डिस्प्लेस्ड करेंगे, कैसे पता चलता है कि आप अगर ये एकदम कंप्लीट ले लोगे तो इसके अंदर कोई एक स्टोन का टुकड़ा डाल दोगे तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि जो इस स्टोन ने कुछ वाटर को डिस्प्लेस्ड किया है। जितना डिस्प्लेस्ड करेंगे वाटर, वो इनका वॉल्यूम के साथ इक्वल हो। मान लो 100 ml वाटर को डिस्प्लेस्ड किया है, तो 100 स्टोन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 100 ml। ये आपको न्यूमेरिकल करने के टाइम पे काम पे आ जाएगा कि स्टोन ने जितना वाटर को डिस्प्लेस्ड किया है वही है स्टोन का बॉडी का, ऑब्जेक्ट का जो इमर्स्ड किए हो उस लिक्विड के अंदर, वही है उनका वॉल्यूम। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और कुछ भी नहीं है। और एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जो सब्सटेंस का डेंसिटी होता है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो मैंने दोनों का रेशियो ले लिया, यही मिल जाएगा मेरा रिलेटिव डेंसिटी। इस कारण के लिए हमें दिखाई देता है गोल्ड का डेंसिटी कुछ और है और वाटर का डेंसिटी कुछ और है। मतलब हम रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं। अगर इसको ऐसे ठीक से लिखूं, इसको मिटा देता हूँ, बड़ा करके लिख देता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में तो वही प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितना वाटर डिस्प्लेस्ड किया वही उनका वॉल्यूम है। और रिलेटिव डेंसिटी ऐसे लिखता हूं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो मौसम्बी वाले आ गया, शायद इस वीडियो के अंदर वो भी आ जाए, मौसम्बी वाले, मौसम्बी वाले। The relative density is equal to density of substance by density of
वाटर। यहाँ से आपको मिल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। चलो इस चैप्टर कंप्लीट। और गोल्ड का डेंसिटी देख लेना क्या है, और वाटर का 1000 होता है। बस यही है, कुछ नहीं बचे हुए। एक बार देख लेना, क्लास 11 में काम पे आ जाएगी। मैंने फिर भी बहुत छोटा करके पढ़ा है, ज्यादा कुछ बताया नहीं। मतलब बाकी जो जो टॉपिक के ऊपर जो आपको एग्जाम में आता है, वो मैंने जितना ज्यादा बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं बताया उस रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट ईयर मुझे इसका वीडियो और भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर बच्चों के तो रहेंगे, मुझे दोबारा फिर इसका वीडियो भी बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ इस साल के लिए, थोड़ा सा देख लो बस, देख के रख दो, 11 में जाके काम पे आएगा। चलो आज यहाँ तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।